हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, आज हम फिर से बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल पार्ट। और बने रहेंगे हमारे साथ, जाएंगे कहीं नहीं, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और चीज़ें बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगर कुछ और टॉपिक की, जिसमें आज रहने वाले हैं। हमने पहले भी कई सारे न्यूमेरिकल करे हैं, और आपको अगर नहीं उन्होंने आपने उस न्यूमेरिकल पार्ट को नहीं देखा है या ग्रेविटेशन के थ्योरी पार्ट को नहीं देखा है, तो वहाँ पे आप, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आई बटन पर भी यहाँ पर ऊपर की तरफ राइट हैंड में आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे और बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए, अगर आपने पहली बार इस चैनल को देखा है, हमारे इस वीडियो से जुड़े हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको मिलते हैं कई सारी, बहुत सारी ढेर सा मीन्स 9 to 12, है ना। इसके अलावा JEE नीट जैसे एग्जाम्स के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो, तो वहाँ से भी आपको हेल्प होती है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के, समय गवाए हम अपना काम करेंगे और बहुत ही दमदार तरीके से इसको पढ़ेंगे भी। चलिए, आज का जो लेक्चर है आपकी स्क्रीन पर आ गया है और यहाँ से आप देख सकते हो। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देखो, हमने बात करी, जस्ट सेकेंड, हमने बात करी कि जो है मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल विच आर, यहाँ पे देखो, आज का जो न्यूमेरिकल रहेगा, आज का जो पूरा सिनेरियो रहेगा, वो बच्चे बात करेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट बेस्ड ऑन द NCERT हैं। और वो रहेंगे हमारे टोटली कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक, मीन्स वहाँ से आप न्यूमेरिकल कई सारी चीज़ें यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, बने रहेंगे हमारे साथ। So today's lecture is one of the most important lecture of the means week. ओके, हम कह सकते हैं ये वीक का सबसे बढ़िया लेक्चर है, और इसके अलावा भी कई सारे लेक्चर हमने डिस्क्राइब यहाँ पे किए हैं। सो मोस्ट आस्क्ड न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर है क्लास 9th का, जिसके लिए आप बच्चे हैरान हो जाते हैं क्लास 8th में आके, है ना। उनको न्यूमेरिकल पोर्शन का कुछ भान नहीं रहता है, पता नहीं चलता कि न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है। वहाँ से हम इसको NCERT बेस्ड रखेंगे। मैं हूँ विष्णु कुमार द्विवेदी, ठीक है। हमारा चैनल श्री ब्रह्मदेव क्लासेस है, आप यूट्यूब पर इसको सर्च कर सकते हैं या लिखेंगे फिजिक्स बाय विष्णु द्विवेदी सर, वहाँ से आपको इन चीज़ों को मिल सकता है। आप हमारे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर सकते हैं, विष्णु द्विवेदी 08 के है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगर हम दोस्तों, यहाँ पे कुछ और पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर इज दिस: स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको ये बताना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। स्टेट का मतलब होता है वी हैव टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। सो व्हाट इज दिस? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ इज बेसिकली एवरी टू ऑब्जेक्ट, एवरी टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट्स with with a force of attraction, just a second, with a force of attraction, clear. It is directly proportional to the product of their masses, m1 m2 मास मान लें हम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इफ वी आर, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको अगर सेकंड इक्वेशन माने, तो यहाँ पर कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशन वी नो दिस, द फॉर्मूला वुड बी F इज इक्वल्स टू, F इज प्रोपोर्शनल, यहाँ पे होगा कैपिटल जी, सॉरी कैपिटल जी अभी नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ये बात आप ध्यान दीजिए कि कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है,
और ये तब आता है जब कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है। तो यहाँ पे कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा m1 m2 डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर या स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हट जाएगा तो आपको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है, जिसको आप कहते हो कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो इट इज बेसिकली गिवन बाई सर आइजैक न्यूटन, है ना, आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था इसको। और इन्होंने कहा था ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं जो जो चल रही हैं, जो जो रुकी हुई हैं, इन दोनों को कोई ना कोई अट्रैक्ट जरूर करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये ग्रेविटेशन जो लॉ है, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ये भी याद रखिएगा, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है और ये पाथ पर डिपेंड करता है क्योंकि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से चटकार सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। सो इट इज बेसिकली द combination of the formula and the theory of this. So depending on the NCERT it is asked in that. So आंसर आपको मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, राइट करना है द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड वन एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो कह रहा है एक फॉर्मूला बनाइए जिस फॉर्मूला से आप जानते हो कि कोई एक पृथ्वी पर कोई ऑब्जेक्ट आ रही है। चलिए इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ये पृथ्वी मान लें और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गिर रही है तो ये अंडर एसिलरेशन गिरेगी, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिरेगी, तो वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अगर हम m1 इसको मान लें और m इसको मान लें या m ही इसको मान लें, देखो इसको हम m ही मान लेते हैं, पहले मास को m ही मान लेते हैं और दूसरे मास को me मानेंगे, मास ऑफ अर्थ मानेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, वो बनेगा F इज इक्वल टू कैपिटल जी, m is the mass of object, me upon r square. R is the radius between the two object. Clear? R is the radius between the two object. So यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा कि कैपिटल जी m1 m2 या me upon r square. So it would be used when the we have to calculate the formula for this. Clear? बात समझ आ गई? चलिए ये चीज समझ आ गई, ठीक है। तो इन चीजों का बड़े ध्यान से पालन करना है और एक एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई, अच्छे से समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, व्हाट डू यू मीन बाई फ्री फॉल? फ्री फॉल से आप क्या जानते हो? ठीक है, जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई मास, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ या किसी भी प्लेनेट की तरफ केवल और केवल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिरता है, तो वहां पे वो चीज क्या होती है? वो फ्री फॉल की कंडीशन होती है। ठीक है, वो किसकी कंडीशन होती है? फ्री फॉल की कंडीशन होती है। अच्छा, फ्री फॉल का कंडीशन क्या है? वेन एवर अ बॉडी अंडरगोज द मोशन, लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिए कि वेन एवर अ बॉडी is released from height, is released from height, clear, and undergoes undergoes only acceleration due to gravity, other forces are neglected। यहाँ पर अदर फोर्सेस जो हैं, एयर का रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, अदर फोर्सेस, हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? निगलेक्ट कर देते हैं, हम उनको मानते ही नहीं हैं। समझ आई बात? तो यहाँ पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब कोई चीज गिरती है तो उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। सो कैपिटल एम इज द मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ अर्थ, वी नो दिस। क्लियर? अच्छा चलिए फ्री फॉल का केस बताएं। तो एक साइंटिस्ट हुए गैलीलियो गैलीली, इन्होंने अपने दोस्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ टावर ऑफ जो पीजा है ना, वहां पे एक पत्थर, हल्का पत्थर गिराया था और एक पत्थर, भारी पत्थर गिराया था।
दोनों सेम समय पर सेम टाइम पीरियड में आए थे नीचे। क्लियर। अगर हम बात करें, रॉबर्ट एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक कार के कंटेनर में, कांच के कंटेनर में एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक क्वाइन गिराया था और एक फैदर गिराया था, चिड़िया का एक पंख था। उसने वैक्यूम क्लीनर से पहले क्या किया, पहले सारी हवा यहाँ की कंटेनर की सक कर ली, निकाल ली, वैक्यूम क्लीनर से हटा दी। देन इट इज अ वैक्यूम, है ना। ये स्पेस क्या बन गया, ये स्पेस बन गया वैक्यूम। और सारी चीजें जब वैक्यूम के अंदर गिरती हैं तो वहां पर केवल और केवल ग्रेविटी काम करती है। यहाँ पर इस चीज को आप समझ पाए होंगे। क्लियर होगी बात। सो इट इज ऑल अबाउट द फ्री फॉल। अगर हम बात करें फ्री फॉल के कुछ एग्जांपल्स की, तो वहां पे आप किसी भी बाल्टी को जो कुएं में गिरती है उसको देख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ लिफ्ट को देख सकते हो। ठीक है। ये सारी चीजें फ्री फॉल की, वेटलेसनेस की, क्या, वेटलेस वेटलेसनेस की बातें होती हैं। ठीक है, भारहीनता की बातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, है ना। व्हाट डू यू मीन बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बेसिकली एक्सीलरेशन, ठीक है, एंड इट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। वहां पे मोशन करता है तो उस पर जी लगता है, स्मॉल जी, और ये होता है बेटा, स्मॉल जी बराबर होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कैसे आता है, जब हम जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्मूले में सारी चीजें, रेडियस ऑफ अर्थ, जी मतलब यूजीसी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इस तरीके की वैल्यू को जब हम पुट करते हैं यहाँ पर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि मास ऑफ प्लेनेट आता है ना। प्लेनेट में अगर हम अर्थ ले लें तो वहां पे मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने पर यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है दोस्तों। ठीक, ये चीज क्या है, ये चीज है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो वो हमेशा पोजीशन के बेस पर, पोजीशन के बेसिस पर बदलती रहती है। पोल पर मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पर ये मिनिमम होती है, मिनिमम मतलब जीरो होती है ना। तो यहाँ पर आप पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इस चीज को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, इट्स ऑल अबाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, द रेडियस एंड द यूजीसी। सो इट इज ऑल अबाउट दिस। क्लियर। अच्छा चलिए, दूसरी बात करें अगर, तो वी हैव सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्लियर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट? चलिए इसको समझें, मास क्या है और वेट क्या है। क्लियर। मास क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। कितना मैटर किसी भी बॉडी में है वो किसका मास होता है। ठीक है, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान समझिए, मास हमेशा बदलता नहीं है, ये कांस्टेंट रहता है। और मास को हम बीम बैलेंस से मीजर करते हैं। क्लियर हो गई बात। बीम बैलेंस जो सोनार के पास जो आपकी तराजू होती है उसको कहते हैं। चलिए अगर इधर देखें, वेट जो है ये एक तरीका का फोर्स होता है with which the body is attracted toward the earth surface, this is called weight। अगर वेट करें तो वेट का फॉर्मूला होता है, तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जी। सो वेट कैन वेरी, बिकॉज जी कैन वेरी, सो डिपेंड्स डिपेंड ऑन जी। सो वहां से वेट भी आपका क्या होगा, बदलता रहेगा। ये कांस्टेंट नहीं होता है, जगह बाई जगह पोजीशन चेंज करने पर ये वेट बदलता रहता है। जैसे अगर बात करें, आपका जब वजन 60 किलोग्राम किसी भी पृथ्वी के तल पर है ना, 60 किलोग्राम है, और अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो यही 1/6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द आपका अर्थ हो जाएगा। तो ये आपका 10 किलोग्राम का एक व्यक्ति हो जाएगा जब वो चंद्रमा पर जाएगा, जिसका वजन 60 किलोग्राम है। चलिए बात करेंगे और चीजों की। तो कह रहा है वेट जो है उसका दूसरा डिफरेंस होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, मास को हम केजी में डिनोट करते हैं, केजी में मीजर करते हैं, वेट को हम न्यूटन में मीजर करते हैं। क्लियर। और ये जो मीजर किया जाता है ये हमेशा स्प्रिंग बैलेंस से
स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। क्लियर हो गई बात, चीजें समझ आई। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा बैलेंस होता है जिसमें बेटे स्प्रिंग लगा होता है। क्या लगा होता है? और ये स्प्रिंग जब खींच नीचे की तरफ खींचता है तो आपका वेट बैलेंस हो जाता है, यानी कि वेट को मेजर कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द वेट एंड द ग्रेविटी, है ना। मास और वेट का ये डिफरेंस था जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। why is the weight of an object on the moon is 1/6? बिकॉज ग्रेविटी की बात अगर करी जाएगी तो वो 1/6 होगी। इस वजह से जो वेट जो है वो हमेशा mg होता है। अभी अभी पढ़े थे कि ये mg होता है। तो मास हमेशा बदलता नहीं है, जी ही बदलेगा। तो जी ऑन द मून क्या है? 1/6 है। तो अगर मान लें हम कि किसी व्यक्ति का जो 36 किलो वजन वाला है, उसका यहाँ पर कितना वजन होगा मून पर? वो 6 किलो हो जाएगा। इसको हम 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, या वेट अगर हम बात करें 1/6, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ नोट करे दे रहे हैं 1/6 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑन मून। ठीक है, ये चीज आप निकालते हो डेरिवेशन में। वेट ऑफ द मून बराबर होता है 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। क्लियर, इस चीज को अगर देखोगे तो यहाँ पे आप बातें समझ पाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी क्या यहाँ पे आपका ये चीज ऐसे कम हो जाती है, वेट कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स सभी ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है। व्हाई देन डज अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट? बिकॉज वहां पर फ्री फॉल का केस है, और फ्री फॉल के केस में आपको मैंने ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये आ गया है, कोई बात नहीं, हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, फ्री फॉल के केस में जब भी कोई मास 1 यानी कि हैवियर मास और मास 2 यानी कि लाइटर मास, ठीक है, जब ये दोनों आपस में जब गिरते हैं तो यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है मास ऑफ प्लेनेट। सो ये एक एक्सप्लेनेशन होगी इसकी जो यहाँ पे जरूरी है, बिकॉज वहां पे जो ऑल द ऑब्जेक्ट का जो मासेस है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर आप समझो कि जो मास है उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है ना, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको भी आपको कराया था, जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आता है जब हम करते हैं डेरिवेशन, एम जी बराबर जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट निग्लेक्ट हो जाएगा, या हम कहें कैंसिल आउट हो जाता है। इस वजह से ये चीज मास पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स का जब 1 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट किसी भी अर्थ सरफेस पर गिरती है। और यहाँ पर रेडियस और जो मास ऑफ अर्थ दिया है वो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। चलिए गिवन गिवन वैल्यूज को पहले लिखेंगे, गिवन वैल्यूज को हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे समझो मास 1 जो है वो 1 है। मास ऑफ अर्थ की बात करें, ये गिवन है हमारे पास 6 × 10⁻²4। क्लियर, 6 × 10⁻², 6 × 10⁻²24। क्लियर, ये आपका केजी में होगा। अच्छा चल, रेडियस की बात करें तो रेडियस विधि है 6.4 × 10⁻6। क्लियर, मीटर। कहाँ रखेंगे इसी चीज को दोस्तों? हम रखेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में। F बराबर होता है जी आर स्क्वायर। सो एम जी की वैल्यू आपको मिली है 6.7 × 10⁻−11। मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻4 है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, डिवाइड करेंगे, आर जो दिया है वो है 6.4, है ना। आर स्क्वायर में है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, और 2 बार में इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 24 से, और ये 24 से एक बार और होगा। ठीक है, 24 से नहीं होगा दोस्तों, जस्ट सेकंड ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10⁻6 से होगा। कितने से होगा बेटे? 10⁻6 से होगा। ठीक है,
ये रेडियस कितनी दी गई, 10⁶ दी गई है ना यहाँ पे, तो समझिए 10 करेंगे, 10⁶ करेंगे। अब ये अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ये चीज आप समझिए कि जब ये कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे -11 है और ये 12 बन जाएंगे, तो यहाँ नीचे मिल जाएगा। और यही 10 जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास जो फोर्स निकल के आएगा वो आएगा बेटे 9.8 न्यूटन के बराबर। क्लियर, 9.8 न्यूटन के बराबर ये मास आएगा, सॉरी फोर्स आएगा। ये बात आप समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं? चलिए, यहाँ पे आपको समझ आया? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया? चलिए, ये 6 क्वेश्चन समझ आ गया, 7th क्वेश्चन समझ आ गया। सर अब 8th क्वेश्चन और समझा दीजिए। तो बच्चों 8th क्वेश्चन भी हमने किया है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा गलत आ गया, कोई बात नहीं। 9th जो है 9th कह रहा है द अर्थ एंड द मून, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज विद ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा। सो डज द अर्थ अट्रैक्ट, क्या पृथ्वी अट्रैक्ट कर सकती है मून को विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज ग्रेटर, नो, और स्मॉलर, और द सेम एज द फोर्स विद विच मून इज अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ? अच्छा देखिए, मास ऑफ जो अर्थ है वो होता है 6 × 10⁻²4। मास ऑफ मून है, उसका रेंज अगर मैं बताऊं तो 22 kg है। क्लियर, सो मास ऑफ मून जो है उसका मास रेंज बता रहे हैं 10⁻22 है। तो इस चीज को आप देखिए, इस चीज को आप समझेंगे तो समझेंगे कि इसका मास कम है। मास ऑफ जो मून है वो मास ऑफ अर्थ से लेसर है। तो इस चीज को आप देखिए, यहाँ पर जो मून अट्रैक्ट करेगा पृथ्वी को, वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से करेगा, जबकि पृथ्वी जब अट्रैक्ट करेगी मून को तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज वहां का जो मास जो है पृथ्वी का वो ज्यादा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो मून विल अट्रैक्ट द अर्थ एंड अर्थ विल the moon, but moon, because of the less mass of moon, it cannot attract by that magnitude as compared to the earth surface. So ये आपका एक एक्सप्लेनेशन बन जाता है। ये आप मैंने बता दिया, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून? सेम सिनेरियो है। ठीक है, अच्छा देखो एक और बात बताते हैं कि पृथ्वी जो है ना, उसके चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, बिकॉज सैटेलाइट है ये। क्या है? सैटेलाइट है। तो इस चीज को समझें, नेचुरल सैटेलाइट है। तो इस चीज को अगर समझेंगे तो यहाँ पर मास ऑफ जो अर्थ है वो ज्यादा होने की वजह से, यहाँ पर मास ऑफ जो मून है वो कम होने की वजह से अर्थ जो है मून के चारों तरफ, मून के पास नहीं चली जाती है। ठीक है, वो अट्रैक्ट जरूर करेगी। और यहाँ पर पूर्णमासी के दिन में आप देखो, फुल मून के डे में आपकी जो अट्रैक्शन पावर होती है मून की, वो सबसे ज्यादा होती है। तो जो कोस्टल एरियाज हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां पर जो हाइड्रोस्फीयर की लेयर है, यानी कि जल की लेयर है, वो जल यहाँ से बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल of the moon, it will attract the water of the earth surface, and this can be seen on in the coastal region. Clear, ये बात क्लियर होगी कि नहीं? ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने पिछले क्वेश्चन करा दिया था पिछले लेक्चर में, आप वहां से कर सकते हो। अच्छा चलिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? सो टाइडल वेव जनरेट होती हैं। ठीक है, टाइडल वेव्स जनरेट होती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर, दूसरा क्या है? दूसरा आप देखिए, दूसरा देख सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो से दिस, all the planets revolve around the all the planets
revolve around the sun because of gravitation. All the droplets click, तो ड्रॉपलेट नीचे गिरती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन. वी कैन वॉक ऑन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन. ये चीजें आपने जैसे मैंने पढ़ाया भी है. इंपॉर्टेंस क्या है दुनिया में, ब्रह्मांड में, आप कहीं भी देख सकते हो, आप देख सकते हो, अपनी निजी जिंदगी में देख सकते हो. बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंस मिल जाएंगे जो ग्रेविटेशन के लॉ से जुड़े हुए हैं. ब्लैक होल में बहुत ज्यादा, होल में बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशन पावर है. क्लियर बात समझो. तो ये एक तरीके का यहाँ बन जाएगा. देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी. चलिए बात करें यहाँ पे, देखो कुछ और चीजों की जिसमें आता है व्हाट इज द एसिलरेशन ऑफ फ्री फॉल. व्हाट इज द एसिलरेशन फ्री फॉल मींस जी की वैल्यू पूछ रहा है फ्री फॉल के अंदर. तो जी की वैल्यू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है. ये आपने प्रूव भी किया है पिछले ही क्वेश्चन में. इसी को हम एसिलेशन ऑफ द फ्री फॉल कहते हैं. यहाँ पे ये चीज आप ध्यान दीजिए कि वेन एवर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is neglecting other forces such as the air resistance, friction, and the physical conditions remains constant. So it is condition of free fall. So basically the answer of this question. चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो आपसे कह रहा है व्हाट डू वी call the gravitational force between the earth and an object. So we can say this F is equals to capital G me, that is mass of earth, and mass of object mo divided by r square. R is the radius. Clear. It is radius between the two object. बात समझे तो कि नहीं समझे. चलिए ये चीजें आपको आनी चाहिए. आनी नहीं चाहिए मतलब आपको बहुत ही दमदार तरीके से आनी चाहिए. आप जुड़े रहें श्री ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ. अगर इतनी बात समझ आई तो लाइक जरूर करिएगा. लाइक करे बिना नहीं जाएंगे. लाइक को ठोक दीजिए. लाइक ठोक देंगे तो मजा आ जाएगी बाबूजी, है ना. लाइक नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकती है. अच्छा चलिए क्वेश्चन, इसमें कुछ चीजों को आपको बताया गया है. चलिए यहाँ से देखो कि अमित बाई अ फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड. अमित ने कुछ सोना खरीदा इक्वेटर पर. कहाँ पे खरीदा? इक्वेटर पर खरीदा सर जी. कहाँ पे खरीदा सर? इक्वेटर पे खरीदा था. वाट विल ही गेट मोर लेस और द सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड इफ ही बाई इज एट द पोल्स. Give reason. Because we know this gravity on equator will be zero, but on the moon the gravity is maximum, that is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये बात आप देखिए कि जब भी हम किसी इक्वेटर पर अमित ने सोना खरीदा है, गोल्ड खरीदा है, तो यहाँ पर वेट ऑफ गोल्ड जो है वो कम होगा, बहुत कम होगा. ठीक है, ना के बराबर होगा. बट अगर हम उसी चीज यहाँ पर अगर पोल्स पर, तो हम बात कर सकते हैं कि ये चीज क्या है. यहाँ पर वेट ऑफ द गोल्ड मैक्सिमम रहने वाला है. क्यों हो जाती है? जी की वैल्यू बेटे मैक्सिमम हो जाती है. ये आपने ध्यान से समझा है. सो इट इज द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन. होप दिस विल क्लियर. चलिए बात नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो कह रहा है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ. सो ये बेसिकली 2f हो जाएगा, है ना. अगर हम रेडियस को आधा कर देते हैं तो फोर्स दोगुना हो जाता है. इसके लिए हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था. चलिए कुछ क्वेश्चंस जो आज हमारे छूट गए थे, हमारे किसी भी कमी कीमत पे हो नहीं पाए थे, उनको हम लेने वाले हैं. ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, वी नो दिस, है ना. व्हाई देन हैवी ऑब्जेक्ट इज फॉल फास्टर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट. भारी ऑब्जेक्ट जो है ना, भारी ऑब्जेक्ट जो है वो, वाई डज द भारी ऑब्जेक्ट, या हम कहें, है ना, ये हम कहें कि ऑब्जेक्ट है वो फॉल फास्टर क्यों नहीं हो रही, भारी होने के बावजूद भी नहीं हो रही. क्लियर. तो ये एक तरीके का क्वेश्चन जो हमने पिछले
लेक्चर में कराया है, आपको वहां से आप देख सकते हो। चलिए अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चन की, जिसमें कह रहा है कि कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ, ओके, इज व्हाट, जी बराबर, मास ऑफ अर्थ जो है वो है 6 × 10⁻⁴, एवरेज डिस्टेंस ये है, जी की डिस्टेंस ये है, और यहाँ पर मास ऑफ सन दिया है। इस बार पृथ्वी और सूरज की भी दूरी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला एफ जी बराबर होता है कैपिटल इज मास ऑफ सन अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, सारी चीजों को वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देंगे, कह रहा है स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 19.6 मीटर हाई, क्लियर, हाउ आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द सेम स्टोन रीचेस द ग्राउंड, टेक, देना लेना क्या है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड लेनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की, इसके अंदर हमने ये क्वेश्चन आपको करा दिए थे, है ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी इस तरीके से करा दिया है, कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन द बूम, क्लियर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक हम इसको रखेंगे, आप जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक अपन विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, श्री से जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, आगे तक इस चैनल को ले जाएं। 1,000 जो सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों के बिना सपोर्ट के ये सब नहीं होने वाला है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।